नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक ज़ेनोगा एडवांस के एकदम नए स्टूडेंट हैं। उन्होंने तकरीबन 20 साल से बताया कि मेडिटेशन कर रहे हैं, मन भी शांत रहता है, लेकिन कभी भी उस पार नहीं जा पाते, आत्मन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझन होती है, कभी कभी सर में दर्द होता है। बता रहे थे कभी कभी तो 2-2 घंटे तक मेडिटेशन करते हैं, मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी उस पार नहीं जा पाते, कभी भी उनको समाधि का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। मेडिटेशन किसी भी तरह के, चाहे ग्रॉस चाहे सटल, ज़बरदस्ती का रिज़ल्ट नहीं है। सबसे पहली चीज़ समझनी है कि मेडिटेशन एक मेंटल एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कल रात को देख रहा था, सदगुरु जी का प्रोग्राम हो रहा था। वो ज़्यादातर फिज़िकल एक्टिविटी थी, डांस थी, पार्टीज़ चल रही थी एक तरह से, और रात का समय था, सबको नींद आ रही थी। जगाने के लिए ये सब चाहिए होता है। और गुरु के भरोसे हम लोग जो मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं या किसी आश्रम के भरोसे, वो सब का सब ज़बरदस्ती का होता है। चाहे वो एक दिन या एक रात को बैठकर करें या कई सालों तक करने की कोशिश करें, वो होता ज़बरदस्ती है। और जब भी हम लोग मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम ख़ास ध्यान देते हैं अपनी फ़िज़िकल बॉडी का, अपने पॉस्चर का, अपने शरीर का, और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइंड का, वो भूल जाते हैं। किसी भी मेंटल एक्टिविटी के लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन होने की आवश्यकता है। क्या मतलब है मेंटल एक्टिविटी? मैथमेटिक्स या भाषा, ये मेंटल एक्टिविटी है। अगर किसी भी भाषा को समझना है तो पहले उसके लेटर्स, उसके अक्षर, उसके वर्ड्स, उसका ग्रामर हमारे ब्रेन को आना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग इंग्लिश, पहले मैं इलाहाबाद में था, गांव में था, तो वहाँ पर जब इंग्लिश बोलना पड़ता था तो सोच सोच के बोलना पड़ता था, टेंसेस को ऐड करना पड़ता था। लेकिन जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया तो वहाँ पर इंग्लिश सुनते सुनते वो अंग्रेज़ी मेरे जहन का पार्ट हो गई। मैथ्स अगर आपको बहुत अच्छा होना है तो गिनती, पहाड़े, इस तरह की चीज़ों को आपके जहन का एक ऐसे बेस, एक फाउंडेशन मिलना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर अपने सब्जेक्ट को बिल्डअप कर सकें। और मेडिटेशन तो सबसे गहरा मेंटल एक्टिविटी है, उसके लिए एक ख़ास तरह का फाउंडेशन चाहिए होता है। अब थोड़ा सा मैं बात शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आजकल कहते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान की काबिलियत से कई गुना ज़्यादा तेज़ सोच पाएगा, बहुत तेज़ दौड़ पाएगा। कहते हैं जो एकदम लेटेस्ट ड्रोन्स आए हैं, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते। इनकी स्पीड, जो एआई की टेक्नोलॉजी की मदद से सर्वेलेंस किया जाता है, लोगों के ऊपर नज़र रखा जाता है कैमरों के ज़रिए, उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं क्यों बात कर रहा हूँ एआई की? क्योंकि इंसान जब उस सॉलिड फाउंडेशन से रहित होता है तो वो कितनी भी तकनीकी ग्रोथ कर ले, वो मेडिटेशन में नहीं जा सकता। मेडिटेशन एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट होता है, और वो भी एक आध बार का नहीं, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन तक, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ तक कि जब हम सो रहे हैं तब भी। अब एक एआई क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको चाहता हूँ आप समझें एआई को। एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद को ही लिखता है। उसके 2 मेन काम होते हैं, एक तो जो उसको काम दिया गया है वो करना, और दूसरा अपने आप को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, और ज़्यादा लायक बनाना। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस, वो गहराई जिसके ऊपर मेडिटेशन होती है, वो नहीं है। और इंसान की भी हालत तकरीबन एक एआई जैसी हो गई है, क्योंकि हम भी जब अपने आप को
ये पूजा पाठ या प्रार्थना या ध्यान वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे रेलेवेंट चीज़ है उसी को मिस करते हैं। वो मैं कहता हूँ सॉलिड फाउंडेशन। उसके बिना आपको सर में दर्द होगा, उसके बिना आपका केवल एक घमंड बढ़ता रहेगा कि मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूँ और कई सालों से मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो तो मेरे ख्याल से कभी नहीं आएगा। उस पार जाने वाला, समाधि में जाने वाला रिज़ल्ट। अभी अभी किसी ने एक वीडियो शेयर किया, पोलैंड में एक गुरुद्वारा है, उसका नंबर भी शेयर किया कि यूक्रेन में कोई बच्चे अगर फंसे हैं इंडियन, तो वो जाकर के पोलैंड के गुरुद्वारे में एक शरण ले सकते हैं। और हम लोग देखते हैं अक्सर जब भी कोई आपदा आती है, इवन जब कोविड आया था तो ऑलमोस्ट मुझे 30-40 मैसेजेस आए थे अलग अलग गुरुद्वारों के और अलग अलग संस्थाओं की जो मदद करना चाहते थे। मैं आपसे चाहता हूँ ये चीज़ पूछिए अपने आप से। एक तरफ एक देश है, रशिया है, जो अटैक कर रहा है, जो दूसरे देश के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, लोगों के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। एक और वीडियो आया था कल, एक बच्ची लखनऊ की थी जो वहाँ पर फंसी हुई थी, जैसे बाकी सब बच्चे फंसे हैं, और वो बता रही थी कि कुछ बच्चों को जब गाड़ियाँ जा रही थी वहाँ पे, तो कुछ रशियंस में, और ये केवल रशियन की बात नहीं है, ये सभी इंसानों की बात है, जब भी इमरजेंसी होती है, जब भी इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं तो इंसान ऐसे बिहेव करता है। उन्होंने लड़कों के ऊपर गोली चलाई, कुछ लोगों को मारा और लड़कियों को पकड़ के उठा के लेके चले गए। ये उस फाउंडेशन का दूसरा एक्सट्रीम है, जो फाउंडेशन आपको चाहिए। तो एक तरफ तो आदमी इस तरह से बिहेव करता है जिसको मैं जानवर भी नहीं कहूँगा। शायद इसीलिए पुराने ज़माने में जानवर से अलग ही शब्द खोजा गया था, राक्षस, इसको शायद सबसे ख़राब चीज़। तो जो इंसान केवल आउटगोइंग है, वो चाहे बड़ी बड़ी मशीनें बना ले, एआई बना ले, वो ताकत और दूसरों के ऊपर कब्ज़ा तो हासिल कर लेगा, लेकिन जो आप चाहते हैं मेडिटेशन, वो नहीं इकट्ठा कर पाएगा। तो क्या डिफरेंस है एक मिलिट्री में और एक गुरुद्वारे में? मिलिट्री लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, और गुरुद्वारा लोगों को शरण दे रहा है। जो लोग भी चाहे गुरुद्वारे के ज़रिए, चाहे किसी और संस्था के ज़रिए किसी को मदद करते हैं, आप जब किसी को मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, उस समय आपके अंदर में कौन सी टेंडेंसी काम कर रही होती है? थोड़ा सा अभी पॉज करके इस वीडियो को यहीं पर सोचिए, क्योंकि ये वही एलिमेंट है जो आपको ध्यान में जाने में मदद करती है। जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं बिना स्वार्थ के, तो आपके अंदर में कौन सी टेंडेंसी होती है? उसको कृष्णा जी ऑर्डर कहा करते थे, परफेक्ट ऑर्डर। सबसे खूबसूरत स्टेट हमारे मन की, बल्कि इस दुनिया की। और परफेक्ट ऑर्डर कहाँ से आता है? कृष्णा जी कहा करते थे, जब आदमी अंदर से राइचुअस होगा, अच्छा इंसान होगा, कुछ पाने के लिए नहीं, बस अच्छा। लेकिन ये अच्छाई हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। कुछ गेस कर सकते हैं क्यों नहीं है? आम आदमी ऐसा क्यों है कि लड़ाई के दौरान राक्षस बन जाता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी को मदद करने का मौका आता है तो मुंह फेर लेते हैं? क्योंकि हमने अच्छाई की जगह पर एक डुप्लीकेट माल खरीद लिया है। उसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टेबिलिटी। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, कुछ लोग जान गए, तो कहते नहीं माँ बाप, समाज में कुछ इज्जत कमाओ, कुछ बन के दिखाओ। आज भी ज़्यादातर सोसाइटी अच्छाई को रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी ने रिस्पेक्टेबिलिटी को, इज्जत को रिप्लेस कर रखा है उस चीज़ से, उस फाउंडेशन से, अच्छाई से। अच्छाई मतलब किसी का केवल भला करना नहीं, अच्छाई मतलब आपके अंदर में एक हार्मनी, एक पीस, एक शांति। एक दूसरी चीज़ भी हमने इस सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए किराए पे रखी है, उसको हम लोग बोलते हैं मोरालिटी, नैतिकता। एक बाप को, बेटे को, भाई को, टीचर को, बॉस को, एम्प्लॉय को कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन ये नैतिकता
तकरीबन वैसी है जैसे स्कूल में बजने वाला घंटा। जैसे ही घंटी बजती है, बच्चे इतनी ज़ोर से भागते हैं स्कूल से, और जो सारी बातें बताई गई होती हैं वो सब भूल जाते हैं, एकदम सब बिखर जाता है। ऐसी ही नैतिकता हमारी बिखर जाती है जब समाज में कोई डिसऑर्डर आता है, कोई लड़ाई होती है, जैसे कि इस समय यूक्रेन में चल रहा है। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं मेरा मन मेडिटेशन में क्यों नहीं जा पाता, समाधि में क्यों नहीं जा पाता, तो आपको टटोलना पड़ेगा ये दोनों चीज़ों को, कि आपके अंदर में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बदले में कुछ चाहते हैं क्या, या कम से कम ये चाहते हैं क्या कि लोग आपको एक्नॉलेज करें। आपको पूछना पड़ेगा क्या आपके अंदर में इज्जत की भूख है। और दूसरा, जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। आपको ऐसा करना चाहिए या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो अब ये कैसे लेकर आए वो अच्छाई, राइटियसनेस, वो गहराई, वो ऑर्डर कैसे लेकर आए जिसकी मदद से हमारा मन गहरे मेडिटेशन में, ध्यान में जा सकता है। देखा जाए तो ये भी एक तरह का बिजनेस ही हुआ कि हम अच्छाई को इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम गहरे मेडिटेशन में जाना चाहते हैं। लेकिन इसको एक समझ का एक्सरसाइज की तरह देखिए कि किसी भी इंसान की लाइफ में ऑर्डर या राइटियसनेस या अच्छाई कैसे आती है। इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। अभी इस वीडियो को पॉज करके अपने कमरे में देखिए, जहाँ भी आप बैठे हैं। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बिखरी हुई है। शायद आपने अभी चाय का कप वहीं छोड़ दिया हो जहाँ पिया था, शायद चादर बिखरी हो, कोई न कोई चीज़ जिसको आप देख करके तुरंत पहचान जाएंगे और उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पूछिए अपने आप से कि आपके मन के अंदर में कौन सा फैकल्टी, कौन सा हिस्सा था जिसको पता चल गया कि ये गड़बड़ है, इसको ठीक होना चाहिए। उस फैकल्टी को जिसको अपने आप पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत। जुनूगा में हम लोग उसको आई सेंटर बोलते हैं। उसका बाकायदा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, प्लस वो कैसे काम करता है उसको भी समझा जा सकता है, प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। और दूसरा पार्ट है हमारे ही मन का इमोशन एंड सेंसुओ वाइटैलिटी। ये वो हिस्सा है जो कि स्वार्थ के लिए काम करता है, सर्वाइवल के लिए काम करता है। और आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब इमोशन और सेंसुओ वाइटैलिटी से ही इंस्पायर्ड होती हैं। और आपकी इंटेलिजेंस, राइटियसनेस, अच्छाई, वो इस दुनिया का नहीं होता, क्योंकि वो एक तरह से कोड है, वो एक तरह से मैप है डिवाइन फ्रैगमेंट तक पहुंचने का, जहां आप जाना चाहते हैं, समाधि तक पहुंचने का। और कैसे अपने अंदर में अच्छाई को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ऑर्डर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसका तरीका उल्टा है। जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में बोला है, जब तक आप अपने अंदर के डिसऑर्डर को नहीं पहचानना शुरू करेंगे, अपने अंदर के, इसलिए तो कबीर कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। कबीर को लोगों की बुराई दिखती होगी, लेकिन उससे बहुत पहले उनको अपने अंदर की बुराई दिखती है। जुनूगा में हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रो कन्फ्यूजन्स। अगर बहुत बारीक लेवल पे भी हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज़ है जो हमको स्वार्थी बना सकती है, हमको दूसरों के ऊपर खड़ा कर सकती है, तो वो हमारा ईगो बन जाता है। और वो एक छोटी सी चीज़ हमको समाधि में जाने नहीं देती। बल्कि ऋषि मुनि तो कहते हैं इसी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को रिडीम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए महान व्यक्तित्व जैसे राम, कृष्ण, नानक और इस तरह के ढेर सारे ऋषि मुनि आते हैं अपने आप को रिडीम करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और फिर जब वो उसको करते हैं और जब आप उनकी लाइफ को देखते हैं तो आपको लगता है अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा बलिदान कर दिया। माँ के कहने पर 14 साल का वनवास कर लिया, या अपनी जान दे दी किसी और के लिए। नहीं, वो केवल राइटियसनेस को, अच्छाई को जी रहे हैं। और जब अच्छाई जीते हैं, अचानक से आप समाधि में चले जाते हैं। समाधि में जाने के लिए अच्छाई नहीं करते वो लोग, वो केवल अपने बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने विवेक से खाली ये पूछते हैं कि क्या है और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा शांत क्या है। और सबसे लास्ट पार्ट, जब तक हमारे अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है,
हमारे अंदर और बाहर। बाहर की ज़िंदगी में इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर होता है। तो जब तक हमारे अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है तब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट आता कहाँ से है? ये आता है बेसिकली दो अलग अलग ग्रुप से। एक तरफ हमारे इंटेलिजेंस, बुद्धि, और एक तरफ हमारी इमोशन। ये दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ाई करती हैं और हमको परेशान करती हैं। इसी को समझने का विज्ञान है ज़ेनोगा, जिसको हम ज़ेनोगा एडवांस के रूप में आपके साथ पढ़ते हैं। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप इसके थ्रू सीख सकते हैं। इसके लिए सीरियस स्टडी करनी होगी, इसी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, अपने आप को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा बहुत से बच्चों ने, बहुत से लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम की कोर्स की डिमांड की थी, तो मैंने WBX स्टार्ट किया। तो ये सब का सब आप हमारे डीप स्पेस नॉलेज ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में हमारे से मिलना चाहते हैं तो ज़ेनो व्लॉग को बनाने में हमारी मदद करिए। ध्यान रखिएगा, जब तक जेन्युइन गुडनेस नहीं होगी तब तक समाधि या डीप मेडिटेशन नहीं होगा। जेन्युइन गुडनेस का ही रिजल्ट है, ऑटोमेटिक रिजल्ट है समाधि या गहरा ध्यान। ठीक है।